नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में। क्यों आजकल ये लोग काफी चर्चा में हैं? क्योंकि हमारे देश में जज को ही सर्वशक्तिमान माना गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर हाई कोर्ट के जज ने जो भी फैसला ले लिया वो पत्थर की लकीर माना जाता है। हालांकि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके काफी बार बदला भी गया है। मतलब अमूमन माना यह जाता है कि अगर हमारे जज ने ये बोल दिया तो ये फैसला हो गया। तो फिर ये जज लोग आते कहां से हैं? तो क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में जजों की नियुक्ति कैसे होती है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जो देश के इतने बड़े फैसले लेते हैं, उन्हें कौन चुनता है? क्या ये सरकार बनाती है या फिर कोई और? तो फिर इसका जवाब है कॉलेजियम सिस्टम। तो फिर एक सवाल आता है हमारे दिमाग में कि ये कॉलेजियम सिस्टम है क्या, ये कैसे काम करता है और इसे लेकर इतना विवाद क्यों होते रहता है? तो आज इस वीडियो में हम इस सिस्टम की पूरी कहानी, इसकी ताकत, कमियां और फिर विवादों को समझेंगे। अंत तक साथ बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब से लगातार वीडियो आती रहेंगी चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कहा जाता है कि भारत का संविधान 3 स्तंभों पर टिका हुआ है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनमें से न्यायपालिका का काम है कानून की और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और सरकार को हमेशा जवाबदेह रखना। जब हमारा देश आजाद हुआ तब संविधान के अनुच्छेद 124 और 214 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का प्रावधान था। उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति ही जजों की नियुक्ति करते थे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह लेना उसमें से अनिवार्य रहता था। ये सब सही चल रहा था, लेकिन 1970 और 1980 के दशक के बीच में इंदिरा गांधी की सरकार और न्यायपालिका के बीच में टकराव हो जाता है। सरकार यानी कि इंदिरा गांधी चाहती थी कि जजों की नियुक्ति में उनका दखल ज्यादा हो, लेकिन न्यायपालिका ने इसको अपनी स्वतंत्रता पर हमला समझा। ये टकराव इतना बड़ा हुआ कि इसमें से 3 महत्वपूर्ण केस बने, जिसे हम 3 जजेस केस के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर कॉलेजियम सिस्टम को समझने के लिए हमें सबसे पहले 3 जजेस केस को समझना पड़ेगा, जिसमें से सबसे पहला केस था एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ। इस केस में सवाल उठा कि क्या सरकार चीफ जस्टिस की सलाह को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकती है, क्योंकि इस केस की शुरुआत तब हुई जब हाई कोर्ट के कुछ जजों के ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट को लेकर के विवाद शुरू हुआ। तो फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि चीफ जस्टिस की सलाह बाध्यकारी नहीं है, यानी कि चीफ जस्टिस की सलाह उतना जरूरी नहीं है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को इस सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने सरकार को उस समय ज्यादा ताकत दे दी थी, लेकिन इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठने लगे। यानी कि सवाल इसलिए उठ रहे थे कि जैसे सरकार जिसको भी चाहेगी अपने हिसाब से जज अपॉइंट कर देगी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में, तो फिर जो भी जज जाएगा, जिस सरकार ने उसको बनाया है जज, वो फैसला उसी के पक्ष में देगा। तो इसलिए उस फैसले पर उंगली उठने लगी थी, क्योंकि अगर सरकार ही चीफ जस्टिस के फैसले को न माने तो क्या जज बिना दबाव के काम कर पाएंगे? और फिर यही सवाल आगे के दोनों केसों की आधार बनता है। फिर दूसरा जजेस केस 1993 में आता है, यानी कि पहले जजेस केस के 12 साल बाद, जिसको नाम दिया गया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस भारत संघ। यहीं से कॉलेजियम सिस्टम की नींव पड़ती है, क्योंकि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जजों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह को प्राथमिकता दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों के एक ग्रुप आपस में डिस्कस करके नाम तय करेंगे। और फिर यहीं से कॉलेजियम सिस्टम का जन्म हुआ। इस फैसले ने पहली बार ये सुनिश्चित किया कि जजों की नियुक्ति में न्यायपालिका का दबाव होगा, न कि सरकार का। और फिर इस कॉलेजियम सिस्टम को और मजबूत करने के लिए आता है हमारा तीसरा केस। 5 साल बाद फिर प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कॉलेजियम सिस्टम को और स्पष्ट करें। तो इस तीसरे जजेस केस को नाम दिया गया इन रे स्पेशल रेफरेंस। सुप्रीम कोर्ट ने इस मौके का फायदा उठाकर कॉलेजियम सिस्टम को और मजबूत कर दिया और स्पष्टता के लिए 3 पॉइंट्स दिए, जिसमें से पहला था कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जज शामिल होंगे। दूसरा, जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर की सिफारिश कॉलेजियम करेगा और इसको सरकार को मानना पड़ेगा। और इसमें से तीसरा पॉइंट दिया उन्होंने, अगर प्रस्तावित किए गए नामों में से सरकार कोई भी नाम रिजेक्ट करती है तो उसे उसके ठोस कारण बताने होंगे। ये 3 पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे केस में दिया। तो फिर अब और आगे समझते हैं कि ये कॉलेजियम सिस्टम काम कैसे करता है और होता क्या है। तो देखिए, जैसा हमने अभी 3 केस देखे, इससे हमें ये समझ में आ गया कि कॉलेजियम एक तरह का समूह है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट
और हाई कोर्ट के कोलिजियम अलग अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जज, और हाई कोर्ट के कोलिजियम में उसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सबसे सीनियर जज। इन दोनों कोलिजियम का काम है जजों की नियुक्ति करना और ट्रांसफर की सिफारिश करना, लेकिन इसकी भी एक प्रक्रिया है। तो आइए इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे होती है। हाई कोर्ट का कोलिजियम योग्य वकीलों या जुडिशियल ऑफिसर्स के नाम पर चर्चा करता है। फिर ये नाम सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को भेजे जाते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम इन नामों की जांच करता है, जैसे कि उम्मीदवार का अनुभव, उसकी ईमानदारी और उसके पिछले रिकॉर्ड। और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सहमत होता है तो फिर ये नाम राष्ट्रपति को भेजे जाते हैं। फिर राष्ट्रपति यानी कि सरकार इन नामों की मंजूरी दे देते हैं। लेकिन अगर सरकार को इन नामों में से किसी भी नाम पर या किसी के ऊपर कोई भी आपत्ति होती है तो वो उस नाम को कोलिजियम को वापस भी भेज सकते हैं। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे होती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए कोलिजियम आमतौर पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर सीनियर जजों में से कोई भी नाम चुनता है, और फिर वही प्रक्रिया जांच, सिफारिश, राष्ट्रपति की मंजूरी, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के जज भी ऐसे ही नियुक्त होते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम का एक और काम है कि जजों के ट्रांसफर और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की सिफारिश करना। जैसा आपने अभी पिछले देखा कि जो एक जज साहब के घर में बोरों में भर के पैसे मिले थे, उनका ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने ही किया, उनको इलाहाबाद में भेजा। तो फिर दोस्तों, आपको क्या लगता है ये कोलिजियम सिस्टम इतना आसान है जैसा हमने अभी बता दिया? जी नहीं, कोलिजियम सिस्टम लगातार शक के घेरे में रहता है। इसको लेकर के कई बड़े विवाद भी हुए हैं, जैसे पारदर्शिता में कमी, यानी कि हमको पता ही नहीं होता, या फिर सरकार को या फिर आम जनता किसी को भी नहीं पता होता कि ये लोग किस जज को कैसे उठाएंगे, कैसे नियुक्ति करेंगे, उनके नाम की कैसे सिफारिश करेंगे। पारदर्शिता में ही पूरी तरह से कमी है। और इसके ऊपर नेपोटिज्म के भी आरोप लगते रहते हैं, जैसे कि चाचा भतीजावाद, और जिसकी वजह से इनका टकराव अक्सर करके सरकार के साथ होता रहता है। तो दोस्तों, ये था हमारा कोलिजियम सिस्टम। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।